हे हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लें और सीक्वेंस से सभी क्लासेस को देखें जिससे आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो इसमें हम एक्चुअली एडिशनल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसी वजह से आपको ये सीरीज़ फॉलो करेंगे अगर तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण का क्या मतलब है? वॉट डज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मीन? इन्वर्जन जो होता है टेम्परेचर का, उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऊंचाई के साथ तापमान में जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है तापमान का व्युत्क्रमण। अब इसको देखो डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे समझ में ना आए। देखो, धरती की जो वायु होती है, धरती पर आपने देखा होगा, मतलब हवा हमारे आसपास रहती है एटमॉस्फेयर में, तो जैसे जैसे 10 से 15 किलोमीटर तक ऊपर उठती है हवा, वैसे वैसे उसका ताप क्रमशः कम होता जाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है उसका कम होता जाता है जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं। जनरली ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वायुमंडल में वायु के कुछ स्तर ऐसे हैं, कुछ लेवल्स ऐसे हैं एयर के, जहाँ पर ये टेम्परेचर कम होने के बदले बढ़ जाता है। यानी ये जो जनरल जो रूल है वो तो ये है कि भाई जैसे ही हवा ऊंचाई पर जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाता है। सुना है ना कि वो संघनित हो जाती है, जब हवा जब ऊपर जाती है टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसी वजह से वो संघनित हो जाती है हवा। तो जनरल नियम तो यही है, लेकिन जब ये टेम्परेचर कम होने के बदले बढ़े, उसको ही कहते हैं हम क्या? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो जिनमें ऊंचाई के कारण ताप कम होने के स्थान पर बढ़ता है, इस प्रकार ऊंचाई के साथ ताप बढ़ने की प्रक्रिया को ताप का उत्क्रमण या फिर व्युत्क्रमण, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इन्वर्जन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। और देखो, ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब हमने लेयर्स पढ़ी थी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बताया था। देखो, आप अगर यहाँ पर देखोगे टेम्परेचर, अगर आपको वैसे समझ में ना आया हो तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जनरली होता क्या है, देखो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, जब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, कोई चोटी चढ़ता है ना, आपने देखा होगा, कुछ लोग चोटी पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जनरल रूल यही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये इधर कम टेम्परेचर है और इधर ज़्यादा है। ट्रोपोस्फेयर जो पहली लेयर है पृथ्वी की, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम तो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा आगे। तो ये बढ़ने लगा, अब फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर में भी बढ़ जाएगा टेम्परेचर, ये फिर से कम होगा जब मीजोस्फेयर में जाएंगे, फिर ये काफ़ी कम होने के बाद फिर ये थर्मोस्फेयर में फिर से बढ़ जाएगा। तो जब ये टेम्परेचर कम होने के बदले बढ़ता है, इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय रिहंद परियोजना का सहयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वियर इज एन एसोसिएट ऑफ द रिहंद प्रोजेक्ट? सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखो यहाँ पर गोविंद के नाम से 2 हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक है गोविंद सागर, लेकिन सही ऑप्शन है हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखो, रिहंद बांध का जो जलाशय है, सागर जो है, सागर को रिजर्वियर कहते हैं। तो रिहंद बांध का जो ये जलाशय है ना, हिंदी में कहते हैं जलाशय, तो इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। और देखो, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है ना, ध्यान रखेंगे। ये आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी जितना इसमें पानी मिलता है उसके हिसाब से बांध जो है ये रिहंद नदी है, सोन नदी की सहायक नदी। सोन नदी आपने सुनी होगी, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, और ये जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। तो इस पर बनाया गया था ये बांध, रिहंद बांध। तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी गांव के पास स्थित है। अब देखो, यहाँ पर कुछ जो ऑप्शन में हमारे दिए गए थे डैम, वो देख लेते हैं। ये गांधी सागर डैम है, चंबल रिवर पर है, ये एमपी में मिलता है। और ये जवाहर सागर डैम है, ये चंबल रिवर पर ही है और राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। और ये गोविंद सागर जो है, जो हमारा एक और ऑप्शन में था लास्ट में, ये सतलुज रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिपकिला कहाँ का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय दर्रा है ये शिपकिला। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश किन्नौर राज्य में, मतलब किन्नौर जगह है वहाँ पर मिलता है ये, और जो हिमालयन रेंज है उसमें ये मिलता है। ये नाथुला के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के बाद दूसरी सीमा है, और सतलुज नदी इस दर्रे के निकट भारत में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी जो भारत में एंटर करती है वो इस दर्रे के पास से ही एंटर करती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैडागोजी का दिया हुआ है क्वेश्चन बीच में। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय के साथ साथ क्या ज्ञान चाहिए? व्हाट नॉलेज डज अ सोशल स्टडीज टीचर नीड अलोंग विद द सब्जेक्ट? एक तो देखो जो सोशल साइंस का टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज होगी तभी वो स्टूडेंट्स को भी नॉलेज दे पाएगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ है? तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। देखो एक तो आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन वो नॉलेज कब काम की है? मान लो कि मुझे नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, लेकिन मैं आप तक डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ वो नॉलेज, आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए टीचिंग मेथड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स आप जानते ही हैं, जैसे लेक्चर मेथड होता है या फिर खोज विधि होती है, कई सारी ऐसी विधियाँ होती हैं। कुछ अलग अलग जो टॉपिक होते हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी भाई किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो आप जो है ना वो नॉलेज स्टूडेंट्स तक डिलीवर नहीं कर पाओगे सही तरीके से। जैसे भाई कुछ चीज़ों के लिए तो हमें फील्ड विजिट करानी होती है, कुछ चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट देना पड़ता है, कुछ टॉपिक को समझाने के लिए। इस तरह से आपको मेथड्स पता होने चाहिए। अब जैसे जो बड़े बच्चे हैं, आप कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं स्कूल लेवल के, तो उनके लिए अलग अलग मेथड्स जो है अपनाए जाते हैं। तो टीचर को सब्जेक्ट के साथ साथ टीचिंग मेथड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण सामग्री है? द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल फॉर ज्योग्राफी इज? तो कौन सी ऐसी शिक्षण सामग्री है भूगोल के लिए जो कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बिना भूगोल का जो टीचिंग है इनकम्प्लीट है? तो वो है मैप्स। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज्योग्राफी का। अगर आप किसी भी टॉपिक को मैप के थ्रू पढ़ते हो तो अच्छे से वो समझ में आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण सामग्री क्या होती है? टीचिंग मटेरियल्स। तो देखो एक तरह से ये इस तरह का मटेरियल होता है जो शिक्षक को अपनी प्रस्तुति को ठोस कहने का मतलब कॉन्क्रीट, एक तरह से आप किसी चीज़ को दिखाते हो। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी का छोटा जो प्रतिरूप है वो क्या है? ग्लोब है। अब मैं आपको पृथ्वी को पढ़ा रही हूँ ग्लोब के थ्रू, और आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ, ग्लोब दिखा रही हूँ और सारी चीज़ें बता रही हूँ उस पर। तो कॉन्टिनेंट्स वगैरह अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके थ्रू, तो आपके वो दिमाग में एक तरह से पिक्चर उसकी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लेक्चर दिए जा रही हूँ, कुछ पिक्चर वगैरह नहीं दिखा रही हूँ, कोई ठोस चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, तो उससे क्या होगा ना, वो आज आप याद भी कर लोगे तो कल भूल जाओगे। लेकिन इससे जो हमारी टीचिंग मटेरियल होता है, एक तरह से टीचिंग को ये इफ़ेक्टिव बनाने का काम करता है। इफ़ेक्टिव भी बनाता है, कॉन्क्रीट भी बनाता है, रोचक बनाता है। रोचक यानी कि आप इंटरेस्ट लोगे। अब मैं ऐसे लेक्चर दिए जा रही हूँ, इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ग्लोब के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ाऊँगी तो आपको इंटरेस्ट बनेगा और सार्थक होता है, मीनिंगफुल होता है, और प्रेरक बनाने में भी मदद मिलती है जो टीचिंग मटेरियल के थ्रू हम पढ़ाते हैं। और ये महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी निभाते हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को संवेदी अनुभव प्रदान करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस ये देते हैं। जैसे कि भाई मैंने अभी आपको बताया, बच्चे जो हैं देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे खुद से, तो एक तरह से सेंसरी एक्सपीरियंस भी ये प्रोवाइड करते हैं टीचिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पर ये बाकी जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे ना, देखो कैलेंडर तो आपको पता ही है, और जो दूसरा हमारा ऑप्शन में था फ्लैश कार्ड थे। फ्लैश कार्ड कुछ इस तरह के होते हैं। देखो ये 8 फ्लैश कार्ड हैं, ये अलग अलग हैं इस तरह के। मान लो आप कोई बच्चों को संदेश देना चाहते हो, जैसे आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो कोई संदेश देना चाहते हो, या फिर मान लो प्रेयर करवा रहे हैं सुबह में, तो वो सुबह में अगर प्रेयर करवाते हैं तो उसके लिए हम ये फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड इन लाइन, मिड डे मील जैसा होता है, मिड डे मील के दौरान हम ये वाला फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। भाई लाइन में लग करके खाना लो सभी लोग, सभी बच्चे,
तो यूज़ गुड मैनर्स, इस तरह के फ्लैश कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और कोई कहीं पर हमें ये लगाना है कि बच्चे जिस चीज़ को टच ना करें, कोई मान लो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह है वहाँ पर, तो उसके लिए कुछ इस तरह का फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड कुछ इस तरह के होते हैं। ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से एयर प्रेशर को मापा जाता है कि कितना एयर प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी डैश द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखी थी अष्टाध्यायी? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, पाणिनि ने। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी को भारतीय व्याकरणविद पाणिनि ने 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान लिखा था। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और मतलब वैसे इससे शताब्दी वगैरह पूछा तो जाएगा नहीं, वैसे ऐसे ही जो नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। वेदव्यास जो हैं ये महाभारत के लेखक हैं, महाभारत लिखी थी इन्होंने। शुकदेव जो हैं ये भागवत पुराण के मुख्य कथाकार हैं, नेरेटर हैं ये मेन। और वाल्मीकि जो है ये महाकाव्य रामायण के लेखक हैं। ये तो सभी जानते ही होंगे, रामायण तो देखते हुए आ रहे हैं बचपन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ये कालाशोक के पीरियड में हुई थी जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। देखो यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, जो मुख्य हैं आपके 4 हैं, और इनको ध्यान रखेंगे ये कौन से ईयर में हुई थी, लोकेशन क्या है, किस जगह पर हुई थी, और राजा कौन सा था उस टाइम पर। कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लेते, लेकिन अध्यक्ष इतना पूछा नहीं जाता है वैसे, तो मैंने ये चीज़ें इंक्लूड की हैं। देखो मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट जो हुई थी ये हुई थी 483 BC, यानी ईशा पूर्व में हुई थी ये। और ये राजगृह में हुई थी। लोकेशन जो है इसकी अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर हुई थी ये, जब अजातशत्रु राजा था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC, यानी कि ईसा पूर्व, और ये वैशाली में हुई थी कालाशोक के पीरियड में। तो यही पूछा गया हमसे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और के बारे में पूछ ले। थर्ड जो हुई थी 250 BC में हुई थी। देखो यहाँ पर आपको फिगर ही कुछ डिफरेंट मिल सकती है, कहीं 251 दिया है, कहीं 255 दिया है, लेकिन है 250 के अराउंड ही, तो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर थोड़ी सी टर्म अगर डिफरेंट मिल जाती है तो। पाटलिपुत्र लोकेशन है इसकी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, और राजा थे अशोका। फोर्थ जो काउंसिल हुई थी ये 72 AD में हुई थी। इसका कहीं कहीं आपको मिलेगा फर्स्ट शताब्दी होती है 100 वर्षों की, यानी कि ये भी तो पहली शताब्दी है ना, ध्यान रखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहली शताब्दी अगर दिया जाता है तो वो भी सही है, यानी कि 100 तक कोई भी टर्म दे देंगे तो वो सही होगी। कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क के पीरियड में हुई थी। एडी मतलब ईस्वी होता है, एडी एनो डोमिनी, तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो एडी लिखते हैं ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने डैश में इबादत खाना का निर्माण किया। तो कहाँ पर इबादत खाना का निर्माण किया था अकबर ने? सही ऑप्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा सेकंड, फतेहपुर सीकरी में। थोड़ा सा देख लेते हैं। इबादत खाना 1575 ईस्वी में निर्मित पूजा घर है। एक तरह से क्या की जाती है, पूजा की जाती है यहाँ पर। तो इसे मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ये विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए मिलन स्थल है। एक तरह से मीटिंग्स होती थी यहाँ पर, जो मतलब एक तरह से धार्मिक बैठकें यहाँ पर होती थी, ये कह सकते हैं। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर बैठ के करते थे ताकि संबंधित धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। तो इसी पर्पज से बनाया गया था बेसिकली इबादत खाना। तो बाकी यहाँ पर देखो अकबर के शासनकाल की कुछ घटनाएं देख लेते हैं। मुख्य जो हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासन के दौरान लड़ी गई थी। बैरम खान ने उसका प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि देखो उस टाइम पर अकबर की जो एज थी वो काफ़ी कम थी, बच्चा ही था वो, तो इसीलिए बैरम खान ने उसका नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था ये। और जजिया समाप्त कराया था अकबर ने ही 1564 में। इबादत खाना बनवाया था 1575 में। दीन इलाही 1582 में। तो भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो टोडरमल बंदोबस्त या जप्ती प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है, ये इसने लागू करी थी। और मनसबदारी जो व्यवस्था है वो भी अकबर ने ही शुरू की थी 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी।
और सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा 1875 में लिखा गया था। आर्य समाज एक तरह से कुछ चीज़ों का विरोध करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है, और पशु बलि का, और श्राद्ध आप जानते होंगे, जब हमारे जो पूर्वज थे वो जो मतलब उनको एक तरह से वो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, उनके बाद जो एक तरह से हम उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको बोलते हैं श्राद्ध, तो उसके भी विरोधी थे ये आर्य समाज। पूर्वजों की ओर से जो एक तरह से अनुष्ठान होता है, जन्म के आधार पर योग्यता जो निर्धारित की जाती थी उसके विरोधी थे। और मतलब ये एक तरह से आर्य समाज विरोध करता था। अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी थी, उसके भी विरोधी है ये आर्य समाज। बाल विवाह का विरोधी है। तीर्थ यात्रा का, पुरोहित, शिल्प और मंदिर के प्रसाद की पूजा का भी ये विरोध करता है आर्य समाज। तो ध्यान रखेंगे इन टर्म्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से जुड़ा नहीं था? देखो कुछ लोग हैं जो कि इस कांड से जुड़े हुए हैं, जो इंसिडेंट ये काकोरी का हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन। सूर्यसेन इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इसमें जो मुख्य नाम हैं जो इस इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये जो घटना है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से लगभग 16 किलोमीटर दूर काकोरी नामक जगह पर हुई थी। तो काकोरी नामक जगह पर हुई थी ना, तो इसीलिए इसका नाम काकोरी कांड रख दिया। तो इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। देखो ध्यान रखेंगे, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो थी ना पहले ये थी सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन इसका बाद में क्या नाम हो गया, सोशलिस्ट जोड़ दिया इसमें। ध्यान रखेंगे, बस ये अंतर आया था इसमें बाद में, जब ये एसोसिएशन जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ था। तो इसके नाम से जाना जाता था। इसके प्रमुख सदस्य जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, ये हम नाम देख रहे हैं उनके जो काकोरी कांड से रिलेटेड थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे इसमें, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और शचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, पूरा नाम है ये मुरारी लाल खन्ना, और बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्ता द्वारा नियोजित और कार्यान्वित किया गया था। एक तरह से प्लानिंग भी इन्होंने की थी इन सभी लोगों ने मिलकर के, और इसको लागू भी इन्होंने किया था। मतलब जो एग्जीक्यूशन इसका किया था वो भी इन लोगों ने ही मिलकर किया था। अगर मास्टरमाइंड की बात करें कि भाई जो मास्टरमाइंड होता है ना, पूरी एक तरह से प्लान जो बनाता है, खाका जो तैयार करता है, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान थे। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलती रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।